बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं पोर्टमोर स्कूल की प्रिंसिपल और यहाँ के टीचर्स का धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये आयोजन अपने स्कूल में किया। जैसा इन्होंने बताया कि आज ये मेगा पीटीएम है। लगभग पूरी तरह साक्षर प्रदेश है। अभी 8 सितंबर को हिमाचल प्रदेश को हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो विधिवत रूप से साक्षर प्रदेश घोषित करेंगे। मतलब 95% प्रदेश की जनता अगर साक्षर हो, पढ़ना लिखना जानती हो, उसको टोटली लिटरेट स्टेट माना जाता है, पूर्ण रूप से साक्षर राज्य हो गया हो। तो हिमाचल प्रदेश लगभग 1 साल से पूर्ण रूप से साक्षर राज्य बन चुका है। यहाँ के 95% लोग पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे में माता पिता जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। जो मुश्किल है ये बच्चे रोज बरोज महसूस करते हैं, लेकिन जब बच्चा घर आता है तो आप कहते हो शर्मा जी के बच्चे के तो 90% नंबर आए, वर्मा जी के बच्चे के 95% आए। और गांव में रहने वाली माताएं तो नहीं मालूम होगा आज की +2 में आपको क्या पढ़ा, कितने नंबर आए। जैसे कि अस्पताल किसी को खाना लेके जाना है तो आपकी बेटी कहेगी कि मैं जाती हूं, या आपकी बेटी कहेगी मैं खाना बनाती हूं। कोई ज्यादा गुणी बच्चा है, बजाय ऐसे बच्चे के जो कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे तो सिर्फ फोन पे रहना है या मुझे किताब पढ़नी है। बच्चों की स्थिति में अपने आप को डालने की कोशिश करें। और हम लोग जिनके खुद कभी 95% नंबर नहीं आए, वो बच्चों से उम्मीद करते हैं कि उनके 95% आए। बताओ ये कितनी ठीक बात है। जिन लोगों ने विज्ञान पढ़ा है वो जानते हैं कि इसमें जेनेटिक्स का बड़ा भारी रोल है। तो आप आपस में बातचीत करके उस पर जरूर कुछ कीजिए। हो सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने कही और वो सरकार के स्तर पर करने वाली हैं। हर चीज का जवाब तो मैं यह नहीं दे सकता, लेकिन यह है कि हम भी उस पर विचार करेंगे। प्रोफेशंस बदल गए हैं। आप सब सुनते होंगे वर्क फ्रॉम होम। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने दफ्तर बंद कर दिए। वो कह रहे हैं कहीं से भी काम करो, कंप्यूटर पे बैठ जाओ, टेलीफोन पे बैठ जाओ, दुनिया में कहीं पे भी काम करो। सारा वर्क स्पेस बदल गया है। और आज केरल की नर्सें जो हैं वो दुनिया भर के अस्पतालों में सबसे अच्छी नर्स मानी जाती हैं, केरल प्रदेश की। हिमाचल के बच्चे भी कल को ऐसे हो सकते हैं। तो अगर आपकी बेटी ये कहे कि मुझे नर्स बनना है, डॉक्टर नहीं बनना, तो उसकी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि नर्स को ज्यादा जल्दी नौकरी मिलती है। और बहुत से देश ऐसे हैं जहां नर्स की तनख्वाह डॉक्टर की तनख्वाह से ज्यादा होती, और नर्स के लिए मांग जो है वो डॉक्टर से ज्यादा है। अब सारे ही बच्चे कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बन सकते। किसी को फिटर भी बनना पड़ेगा, किसी को मैकेनिक भी बनना पड़ेगा, किसी को इलेक्ट्रीशियन भी बनना पड़ेगा, किसी को पैरामेडिक भी बनना पड़ेगा। आज जो बड़े बड़े टेस्ट हम करवाने जाते हैं, सीटी, एमआरआई, पेट सीटी, उन तमाम मशीनों को चलाने वाले लोग डॉक्टर नहीं हैं, टेक्नीशियंस हैं, जो बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी ऐसे कोर्स करते हैं। वो लोग हैं जिनको रखने के लिए अपने अस्पताल में आज प्राइवेट सेक्टर इतने पैसे देता है, जो अगर उनको डॉक्टर से भी ज्यादा देने पड़े तो वो तैयार हैं, क्योंकि जो टेक्निकल हैंड है उसकी मांग बहुत ज्यादा है दुनिया में, लेकिन उसको स्किल जानने वाले लोग कम है। तो दुनिया भर में बाजार के हिसाब से मांग बदलती है, सोच बदलती है। ऐसा नहीं है कोई भी काम छोटा या बड़ा होता है। तो जो बच्चे हैं उनको छोड़ दें, उनको अपना प्रोफेशन चुनने दें, उनको अपनी आजादी दें कि वो जो वो करना चाहते हैं वो करें, फिर वो अच्छा ही करेंगे, उसकी चिंता ना करें। अब दूसरी चीज, जो आखिरी बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं आज के दिन, कि आप स्कूल के साथ ज्यादा जुड़े। अभी यहां इन्होंने कहा कि मैं नर्वस हूं और मैं अपनी बात पूरी तरह से ठीक से नहीं कह पा रही। वो बहुत बड़ी चीज इन्होंने कही कि हर बच्चे को अगर स्कूल में मंच पर जाने का मौका मिलेगा, किसी ना किसी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा, तो वो अपने आप ही एक झिझक, एक डर, एक शर्म, एक शंका, एक अपने आप में जो एहसास है कि मैं ये नहीं कर सकती, वो खत्म हो जाएगा। और वो पता भी नहीं चलेगा किस समय खत्म हो गया। अगर आप एक फोक डांस में पार्टिसिपेट करते हैं, आप 10 लड़कियां हैं, तो 10 की 10 लड़कियों का कॉन्फिडेंस जो है उसके बाद कई गुना बढ़ जाएगा। ये किसी को समझ भी नहीं आएगा क्या बढ़ा, वो किसी किताब से नहीं बढ़ेगा,
मगर इन्होंने जो इसके बाद बड़ी बात कही वो ये थी कि स्कूल की सफाई रखना क्या स्कूल के कर्मचारियों की जिम्मेवारी है, बच्चों की नहीं है। अगर बच्चे अपना टॉयलेट खुद से साफ रखेंगे तो वो गंदा ही कैसे होगा। हम घर में भी तो अपने टॉयलेट साफ करते हैं। किसी जमाने में शिमला में स्वीपर्स का कॉन्सेप्ट था, आज नहीं है ही नहीं। सब लोग अपने घर में खुद किचन भी साफ करते हैं, टॉयलेट भी साफ करते हैं। अब उसको टॉयलेट नहीं कहते, उसको हम वॉशरूम कहते हैं, उसको हम रेस्ट रूम कहते हैं। उससे उसकी इज्जत थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि अंग्रेजी में काम समझ है। अगर बच्चे अपने स्कूल को साफ रखेंगे तो वो घर को भी कल को साफ रखेंगे। लेकिन माता पिता नाराज हो जाते हैं, कहते हैं देखो जी बच्चों से स्कूल में सफाई करा रहे हैं, हमारे बच्चे क्या झाड़ू लगाने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन ये जो एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं ये सफाई करते हैं, सेवा करते हैं और दूसरा काम करते हैं। दीज आर द क्वालिटीज जो स्कूल में लोग सीखते हैं, ये सीखनी भी चाहिए। गांव के स्कूल में आज भी आप चले जाएं, दूर दराज का स्कूल होगा, छोटा सा, चाहे 6 बच्चे पढ़ते होंगे, आप जाके देखो, आप सुबह उन्होंने लाइन से अपने जूते जो हैं बाहर लगा रखे होते हैं खोल के। वो डिसिप्लिन है। वो अगर सीख लिया, वो डिसिप्लिन किसी किताब में नहीं आएगा। वो अगर सीख लिया कि जूते ऐसे लाइन में साफ सुथरे रखने हैं और पहन के जाना है और खोल के कमरे के अंदर जाना है, तो वो स्कूल को एक मंदिर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जैसे मंदिर में हम बाहर जूते खोल के जाते हैं, और मंदिर से तो भले कोई चोरी कर ले, स्कूल से नहीं होते। तो इसलिए स्कूल में जो डिसिप्लिन सीखते हैं, वैल्यूज सीखते हैं, वो केवल क्लासरूम में नहीं आती, वो मॉर्निंग असेंबली में भी आती हैं। तो मैं आपसे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि जो पूरे प्रदेश में जुड़े हैं लोग, कि स्कूल में ज्यादा हिस्सेदारी बढ़ाएं। आप लोग तो बढ़ाते ही हैं, ये बड़ा स्कूल है, 1700 बच्चे पढ़ते हैं, शहर का स्कूल है, 80 के करीब यहाँ पे टीचर्स हैं, आप लोग सब आए हैं। लेकिन गांव में आज क्या हो गया है, हमारे पास 60% सरकारी प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिसमें 20 से कम बच्चे हैं, 5 क्लासें, 20 से कम बच्चे। आज टोटल जितने स्कूल हैं उसके 85% स्कूल जो हैं वो सरकारी स्कूल हैं, सिर्फ 15% प्राइवेट स्कूल हैं हिमाचल में। लेकिन सरकारी स्कूलों में 58% बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में बाकी के बच्चे पढ़ते हैं। सिर्फ 15% स्कूलों में 42% बच्चे हैं, और सरकार में 85% स्कूलों में 58% बच्चे रह गए हैं। मतलब हमारे पास एक बच्चे का प्राइमरी स्कूल है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां टीचर ज्यादा हो गए हैं, बच्चे कम रह गए। लाहौल स्पीति में, किन्नौर में, दूर दराज के इलाकों में ऐसे स्कूल हैं 4 टीचर 2 बच्चे। एक स्कूल सीनियर सेकेंडरी पिछले साल हमारे ध्यान में आया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसा स्पीति में, 8 टीचर 3 बच्चे और 2 का नॉन टीचिंग स्टाफ। इतना खर्चा सरकार जो है वो सरकारी क्षेत्र में शिक्षा के ऊपर कर रही है, और इसलिए भी कर रही है कि सरकार ये सोचती है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, कोई भी बच्चा छूट ना जाए। एक भी बच्चा हो तो उसके लिए हम स्कूल की कोशिश करें। लेकिन शहर में मैं आपसे एक और उम्मीद करूंगा, बस चलनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा बस ना चले, बच्चे को 5 किलोमीटर चलने दो पैदल, तो कुछ उसकी मस्कुलर पावर बनेगी, कुछ ताकत बनेगी। वरना क्या होगा, घर से उठे, बस में बैठे, बस से उतरे, स्कूल की कुर्सी पे बैठ के, डेस्क पे बैठ गए, डेस्क से उठे, बस में बैठ गए, बस से उठे, घर में बैठ गए, घर से बिस्तर में बैठ गए और टीवी को देखने लग गए या फोन हाथ में पकड़ लिया। ये बच्चे फिजिकली खत्म हो जाएंगे। 4 किलो का बर्तन नहीं उठाया जाएगा। कल को आप बोलोगे कि शादी है, ये कढ़ाई में जो है वो दाल डाल के छत के ऊपर रखा, तो लड़की नीचे आएगी कि मेरे तो मसल टियर हो गया, मेरा जो नस जो है वो चढ़ गई, मुझे तो हॉस्पिटल लेके जाओ। दिस इज नॉट फ्यूचर सिटीजन वी वांट। हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ऐसे हों जो फिजिकली कमजोर हों। हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे मेंटली कमजोर हों। इसलिए खेल कूद भी उतना ही जरूरी है। अगर आपके बच्चे ये कहते हैं कि 6:30 बजे मैं घर पहुंची हूं, मुझे 1 घंटा बाहर जाने दो, उसको जाने दो, वो ज्यादा अच्छा पढ़ेगी। लेकिन अगर आप बोलोगे खबरदार घर से पैर भी बाहर रखा, अभी तो 6:30 बजे आई, अभी होमवर्क कर, वो बच्ची कमजोर बन जाएगी। जितने मजबूत बच्चे होंगे उतना ही जिंदगी को अच्छा
देखेंगे आज भी हमारे गांव में हमारी जो दादियां हैं, नानियां हैं, वो हम लोगों से ज्यादा काम करती हैं, ज्यादा मेहनत कर लेती हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर काम किया, हाथ पैर हिलाए। लेकिन जो हाथ पैर नहीं हिलाता उसके फिर हाथ पैर हिलने बंद हो जाते हैं। सो बच्चों को इतना डेलिकेट मत बनाइए कि वो खरोंच ही ना आए, उसको आने दो, उसको हड्डी भी टूटने दो, कुछ नहीं हो रहा, अभी जुड़ जाती है। 40 साल की उम्र तक हड्डी जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 40 के बाद या मेरी उम्र में आप गिरोगे तो फिर कष्ट है, तब नहीं गिरना चाहिए, अभी करने दो जो कर रहे हैं। और फाइनली जो गांव की एसएमसीज हैं उसके लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं। आप तो आपके यहां पीटीए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गांव में क्या हो गया है, हमने कहा कि जिनके बच्चे सिर्फ स्कूल में पढ़ते हैं वही उन्हीं के माता पिता एसएमसी के मेंबर होंगे। लेकिन गांव के ज्यादातर स्कूलों में स्थानीय लोगों के बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, वो तो बाहर पढ़ रहे हैं कहीं, तो या तो नेपाल की लेबर है जिसके बच्चे हमारे गांव के स्कूल में पढ़ रहे हैं, या ऐसे लोगों के गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके माता पिता ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते। तो मैं चाहूंगा कि हम इस चीज पे भी विचार करें कि हमारी जो एसएमसी है वो एसएमसी और लोगों को अपने साथ शामिल करे। यहां तो वो जरूरत नहीं है, लेकिन गांव के स्कूल में अगर कोई माता पिता जाके बच्चों को पढ़ा लें, अगर टीचर की कोई कमी है, अगर वहां पर जाकर किसी दिन देख लें कि मिड डे मील अच्छी बनी है कि नहीं बनी है, बच्चों को दिन का खाना समय पे मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, साफ सफाई है स्कूल में, जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाई मिले वैसी पढ़ाई मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो स्कूल का स्तर अपने आप अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूं, तब सबके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। गांव के लीडर का बच्चा भी वहीं पढ़ता था, मजदूर का बच्चा भी वहीं पढ़ता था, व्यापारी का बच्चा भी वहीं पढ़ता था, अध्यापक का भी बच्चा वहीं पढ़ता था, अमीर का, गरीब का, हर जाति का, हर एक का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ता था। उसका फायदा यह था कि सबको लगता था कि यह स्कूल अच्छा चले। आज ये हो गया कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तो हमें लगता है हमारे हैं ही नहीं, तो स्कूल जैसा मर्जी चले। तो ये जो फर्क आ गया पिछले 30 सालों में, उसमें यह हुआ है कि हमारे स्कूलों की संख्या घट गई। आखिरी आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं कि आप माता पिता हैं, आप भी इस पे विचार करें। आप तो चल के बेहतरीन स्कूल्स में से एक है और सरकारी स्कूलों की श्रेणी में सबसे ऊपर के स्कूल्स में आता है। लेकिन गांव के जो स्कूल्स हैं उसमें क्या हो गया है, पहली क्लास में आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले 2002-3 में 1,15,000 बच्चे भर्ती हुआ करते थे और उनके 90% बच्चे सरकारी स्कूल में भर्ती होते थे। आज इस साल ये भर्ती होने वाले बच्चों की पहली क्लास में संख्या 68,000 कुछ बच्चे हैं, जिसमें से 22,000 बच्चे सरकारी स्कूलों में आए, 46,000 बच्चे प्राइवेट स्कूल में गए और ये 22,000 बच्चे 10,000 प्राइमरी स्कूलों में आए। मतलब एक स्कूल में औसत 2 बच्चे आए। वो जो एक्स की वैल्यू आप कह रहे थे काम नहीं आती, वो यहां काम आई। अब मुझे पता चला कि एक्स जो है वो क्या है, 2 है। 2 बच्चे एक स्कूल में, 2 बच्चे सरकारी स्कूल में आए औसतन। ऐसे में पोर्टमोर जैसा स्कूल भी है जहां 100 बच्चे हैं पहली क्लास में, कई स्कूल हैं जहां 100 बच्चे हैं 5 क्लासों में। तो बहुत से स्कूल ऐसे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि जहां पहली क्लास में कोई बच्चा नहीं गया सरकारी। तो हमारे यहां पिछले 1.5 साल में 650 स्कूल ऐसे बंद हो गए जहां एनरोलमेंट 0 हो गई, 0 एनरोलमेंट, कोई बच्चा ही नहीं है, 5 क्लासों में कोई बच्चा नहीं। या स्कूल ऐसे मर्ज करने पड़ गए जहां 5 क्लासों में 2 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं। आप बताएं ऐसा स्कूल चलाया भी जा सकता है कि नहीं? तो ये जो एक नया हिमाचल बन रहा है, इसमें स्कूल कंसोलिडेट होंगे आने वाले समय में। प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक एक ऐसा स्कूल चलना चाहिए जो पोर्टमोर जैसा स्कूल हो, जहां 2000 बच्चे हों, एक दूसरे से लोग सीखें। अगर हिमाचल में 700 ऐसे स्कूल हो जाएं तो 7 लाख बच्चे उसमें आ जाएंगे। जितने की कुल बच्चे हैं 700 स्कूलों में ही आ जाएंगे। आज ये स्कूलों की संख्या आपको जानते हैं कितनी है सरकार में? 14,500। गवर्नमेंट स्कूल्स की संख्या 14,500 है हिमाचल में और एवरेज स्कूल साइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 121 है। 6
क्लास से लेके 12वीं क्लास तक केवल 121 बच्चे हैं ऑस्टन स्कूल के अंदर। मतलब 7 क्लासों में केवल 121 बच्चे। उसका क्या मतलब हुआ? फिर हमने फिजिक्स भी पढ़ाना है, बायोलॉजी भी पढ़ाना है, अकाउंट्स भी पढ़ाना है, हिस्ट्री भी पढ़ाना है +1 +2 में। मतलब एक क्लास में 2 ही बच्चे रह जाएंगे। ऐसे तो कोई सीख भी नहीं सकेगा। 2 बच्चों में आप आपस में क्या सीखेंगे? उतना ही सीखेंगे जितना मुझे आता है। तो मेरे को ही अगर कुछ नहीं आता तो मैं साथ वाले को भी कुछ नहीं सिखाऊंगा। तो बड़े स्कूल का फायदा यह है कि यहां कंपटीशन बढ़ता है। आपका बच्चा फर्स्ट भले ही ना आए, लेकिन आपका बच्चा फर्स्ट आने वाले बच्चे से बहुत कुछ सीख लेता है, बिना आपको बताए, बिना आपसे पूछे, बिना टीचर को बताए, बिना टीचर के ध्यान में आए। तो बच्चों पे भरोसा कीजिए, बच्चों को खुश रहने दीजिए, बच्चों को तंग मत करो। बच्चे अपने आप अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, क्योंकि ये सदियों से रास्ता ढूंढा जाता रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चे अपना रास्ता नहीं ढूंढेंगे। आप केवल उनको जो वो करना चाहते हैं उसका स्पेस दें, उसकी जगह दें। अगर वो बच्चा कहता है कि मुझे ए की बजाय बी पढ़ना है, तो ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है, उसको पढ़ने दें। उसकी चॉइस का आदर करें, क्योंकि आमतौर पर हमारे बच्चे हमारे से ज्यादा जानते हैं। और अगर हम बच्चों की चॉइस का आदर करेंगे तो बच्चे हमसे ज्यादा पूछेंगे। क्योंकि अगर हम बच्चों से बातचीत बंद कर देंगे और ये कहेंगे कि यही करना है, क्योंकि मेरी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं और मैं डॉक्टर तो बना नहीं, इसलिए तेरे को जरूर डॉक्टर बनना है, भले ही इसके लिए जान जो है वो देनी पड़ जाए, तो ये तरीका ठीक नहीं। अगर बच्चा कुछ और करना चाहता है, उनको करने दें। स्कूल पे भरोसा रखें, टीचर्स पे भरोसा रखें। आपके जो पोर्टमोर के टीचर्स हैं, ये हिमाचल के बेस्ट टीचर्स हैं, इनमें कोई कमी नहीं है। तो इन पे भरोसा रखें, ये आपके बच्चे को गाइड करेंगे। और आप तो खुद हैं ही, जिस तरह के सवाल आपने पूछे हैं, अगर ये मेरा इम्तिहान होता तो मैं इसमें भी फेल हो जाता। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने ज्यादातर सवालों का जवाब दिया नहीं, क्योंकि मुझे आते ही नहीं है वो जवाब। हाँ, तो यू आर एन अवेयर पेरेंट। आप सब जागरूक पढ़े लिखे माता पिता हैं। आप मेरे से बेहतर जानते हैं। आप बच्चों का भला चाहते हैं, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन प्रेम को ऐसा ना बनाएं कि वो बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत बनने लग जाए। उनको सीखने दें। और आज जो ये मेगा पीटीएम है, इसका मकसद भी है, और ये जो अभ्यास शुरू किया है, ये भी बच्चों को मदद करेगा। आपको बताने के लिए ही है ये क्वेश्चन हर हफ्ते के आखिर में मिलेंगे, सैटरडे संडे को मिल जाएंगे। और बच्चे जो हैं अगले शुक्रवार तक इसको कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये तो फिर नकल मार के कर लेंगे, आप इनसे स्कूल में ही कराओ। नकल अगर करेंगे तो उसके लिए भी कुछ अकल चाहिए। वो नकल ऐसे ही थोड़ी हो जाती है, बल्कि पूरी दुनिया में आजकल ओपन बुक एग्जाम का कॉन्सेप्ट चलता है कि आप किताब लेके जाओ, ये क्वेश्चन पेपर है, किताब से देखो। अगर आप में इतना ज्ञान है कि आप ढूंढ पाओ 2 घंटे में कि कहां क्या लिखा है और उसको लिख लो, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर बच्चे हफ्ते के अंदर इन सवालों का उत्तर देंगे, वो खुद ढूंढेंगे इनके सवालों के जवाब। गलत भले ही दें, लेकिन एक तरीका नया शुरू किया है ताकि टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा इस्तेमाल हो सके। और आपको ये ना लगे कि प्राइवेट स्कूल्स में तो एसएमएस आता है, हर सरकारी स्कूल में एसएमएस नहीं आता। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि एसएमएस से ना आप कुछ सीखोगे ना बच्चा कुछ सीखेगा। आप दोनों का स्ट्रेस बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा और बच्चों का भी बढ़ेगा। टू मच इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो बैड। आज के समय की जो क्राइसिस है वो ये नहीं है कि हमें चीजें नहीं मालूम। आज के समय की दिक्कत यह है कि हमें बहुत कुछ मालूम हो गया, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि उसके बीच में से ठीक चीज ढूंढना मुश्किल हो गया है। हर आदमी का आज की डेट में स्मार्टफोन है, हर एक के पास जो है वो पेटीएम है। गोलगप्पे से लेकर, जलेबी से लेकर, सब्जी से लेकर, राशन से लेकर किसी और बड़ी पेमेंट तक, हर आदमी क्यूआर कोड दिखाता है आजकल। आप जेब में कैश लेके जाओ, बोलते जी ये नहीं चलेगा, आप ये गूगल पे क्यों नहीं करते। तो हिमाचल तो बड़ा लिटरेट सोसाइटी है, मोबाइल से कनेक्टेड सोसाइटी है। लेकिन
जो अभी मंजुला ने शुरू में बात कही थी कि स्क्रीन टाइम लिमिटेड करना चाहिए। ये ना हो कि हम फोन पे ही लगे रहें। दुनिया में फोन एक बीमारी के रूप में अब देखा जा रहा है। चीन में, जापान में, कोरिया में अस्पताल खुल गए हैं, क्लिनिक्स खुल गए हैं जो केवल मोबाइल से होने वाली बीमारी का इलाज कर रहे हैं, स्पेशलाइज कर रहे हैं कि मोबाइल से जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज किया जाए। तो यह जरूरी है कि हमारे बच्चे मोबाइल से चिपक ही ना जाएं। और ये जो अभ्यास है ये बड़ा लिमिटेड है।